डर भी तो एक भावना है, क्रोध भी तो एक भावना है, तृष्णा भी तो एक भावना है, जितनी भी तरह की दया भावना, क्षमा भावना, ये भावना आती है। उसके बाद कोई भी चीज देखेंगे ज्ञान होने के साथ भावना आती है। जैसे भावना डर की पैदा हुई, आप सिर पर पांव रख करके भागोगे। कहां आ गए भाई, भयंकर सांप है यहां। अब बच्चे के अंदर देखने के बाद उसे तो खिलौने की भावना आई है, तो वो उसकी तरफ जा रहा है चला हुआ। इस दुनिया में जब बुद्धि है और बुद्धि के साथ भावना है तो बात बनेगी, और अगर भावना नहीं है तो आपके देखना और आपकी अक्ल भी कोई काम नहीं करती। तो कहते हैं बुद्धि के साथ भावना चाहिए, और भावना तब बनती है, कहते हैं जुड़े रहो ना, अपने परमात्मा से जुड़े रहिए, अपने भगवान से जुड़ना है, अपने खुद से जुड़ना है। जब आप खुद से जुड़े हुए होते हैं तो भावनाएं कितनी अच्छी तरह आती हैं। आदमी अपने आपे में, अपने होश में है। खुद से जुड़ने का मतलब है अपने आपे में आना, अपने होश में आना, तो अच्छी भावनाएं आएंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, जब आप दुनिया से जुड़े हुए हैं तो दुर्भावनाएं, और जब भगवान से जुड़े हुए हैं तो सद्भावनाएं। जब धर्म से जुड़े हुए हैं तो सद्भावनाएं आ रही हैं, और नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ते ही आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं। जब नकारात्मक भावनाएं आती हैं उस समय छीनने का मन करता है। सद्भावना आई, दूसरे का भला करने की भावना आएगी, आप दूसरे को कुछ दे पाने के लिए तैयार हो जाओगे। अच्छी भावना आ गई, करोड़ों दान कर दोगे। दुर्भावना आ गई, एक छोटी सी सुई को भी चोरी करने के लिए, काम की चीज है, रख लेते हैं कहीं काम आएगी। तब आप भूल जाते हैं कि ये छोटा सा कर्म नहीं है, चोरी है। और चोरी का एक बार संस्कार आ गया तो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आप छोटे चोर हैं या बड़े चोर हैं, छोटे होने के बाद बड़े तो हो ही जाओगे। पुरानी कथाओं में शंख और लिखित दो भाइयों की चर्चा आती है। अपने भाई के बगीचे से बिना पूछे फल खा लिया था। अब भाई पर तो हक होता है, लेकिन राजा के पास चले गए और जाकर के कहा कि एक बात बताइए, बिना पूछे दूसरे की चीज को लेने से जो अपराध है उसका अपने यहां क्या कानून है? उन्होंने कहा उसका हाथ कटना चाहिए। बोले तो फिर मेरा काटो। उन्होंने कहा तुम ऋषि हो भाई, चिंतक हो, मान चिंतक हो, पहले पूरी बात तो बताओ। दंड उसी आधार पर दिया जाना चाहिए जितना अपराध किया हो। ऐसे बड़ा भारी दंड दे दिया जाए तो वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नहीं, मैंने अपने भाई के बगीचे से बिना पूछे फल तोड़ लिया तो दंड मिलना चाहिए। और राजा कहते हैं ये कोई बात हुई, तुम्हारा भाई अपना भाई। बोले एक तो हुआ कानून, और दूसरी बात ये, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को धोते धोते अपने आप को पवित्र किया था, लेकिन न जाने कहां से भावना आई, फल लगा, अच्छा जाके तोड़ लिया। अब अगर आज इलाज कर लूंगा तो ठीक है, नहीं तो न जाने कितने कितने जन्मों में फिर ये मुझे लेकर आएगा, फिर मेरे से न जाने क्या क्या कराएगा। तो बड़ी अजीब कहानी है। और आपके देश में जिन्होंने स्मृतियां लिखी, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, मनुस्मृति है, उन ऋषियों में लिखित का और शंख का नाम आता है। लेकिन मैं आपको फिर आगे लेकर जाता हूं कि व्यक्ति के अंदर न जाने किस किस तरह की भावनाएं आए तो एक छोटी सी चीज कब आप चुराने को तैयार हो जाएं। किस आप अपने देश की चीज को, देश मेरा है, देश की चीजें मेरी हैं, तो लोग चुराने को तैयार हो जाते हैं। रेलगाड़ी भी हमारी है, शीशा चुरा लीजिए। आप सोच सकते हैं अपने देश में ऐसी चीज का होना। मैंने सुना है, क्योंकि मेरा उतना अनुभव नहीं है, बहुत पहले ट्रेन में
यात्राएं की हैं। मैंने सुना है जो बाथरूम होता है वहां पर जो प्रयोग करने के लिए एक डिब्बा रखा हुआ होता है, एक छोटा सा मग्गा रखा हुआ होता है, वो भी जंजीर से बांधा हुआ होता है। आदमी अपनी शुद्धि के लिए जिसमें पानी लेकर के अपनी स्वच्छता का ध्यान रखता है, उसमें भी जंजीर बांध रखी है, क्योंकि लोग उसको भी उतने गंदे पात्र को भी चुराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि क्या हो गया, घर में जाके साफ कर लेंगे, काम आएगा। जब चोरी की भावना यहां तक आ जाए तो फिर धर्म रहेगा क्या? ये सब चीजों को कहा जाता है कि आदमी कितना बटा हुआ है। इसलिए पीछे एक और चर्चा हुई थी अनुशासन की। भगवान श्री कृष्ण ने अनुशासन को वश में, स्वयं को वश में करना, अनुशासन अपनाना, क्योंकि उसमें आपकी उन्नति छिपी हुई है। दुनिया के 2 देशों का नाम, हालांकि ये व्याख्या करने के लिए इस समय प्रसंग नहीं है, लेकिन 2 देशों का नाम मैं लेना चाहता हूं जहां अनुशासन आप देखेंगे तो उन देशों की उन्नति का कारण ही वही है। एक जापान और एक इजराइल। अद्भुत लोग हैं, अद्भुत अनुशासन है। जापान में अगर आप जो है सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, वो चल सीढ़ियां जो होती है ना, एलिवेटर जिसको बोलते हैं, आप उसमें आप चढ़ रहे हैं, पूरा ही नियम अद्भुत है। सारे बाईं तरफ खड़े हुए हैं, दायां हिस्सा छोड़ा हुआ है, लाइन लगा करके सब के सब बाईं तरफ खड़े हुए हैं उसमें, और दाईं तरफ से पूरा पूरा नीचे से ऊपर तक छोड़ रखा है। पता नहीं किसी को कोई इमरजेंसी हो, जल्दी जल्दी में कोई जाए तो हम क्यों बाधक बने। और सब ऐसे नियम का पालन कर रहे हैं। दिखाई देता एक संस्कृति, दिखाई देता देश के प्रति विश्वास, और दिखाई देता आत्म अनुशासन। कोई बाहर डंडे से आपको कानून सिखाए आप नहीं सीख सकते। जहां अपने आप अंदर से अनुशासन है वहां देश तरक्की करता है। इसलिए उनके देश की बनी हुई चीज का विश्वास है आपको। मेड इन जापान लिख देना बहुत बड़ी बात है। उतने में ही आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इनकी कोई चीज खराब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनकी कृति ही नहीं, वो उनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म से जुड़ाव है, अपने कुल खानदान से जुड़ाव है, अपने गुरु से जुड़ाव है, अपनी मर्यादा से जुड़ाव है, अपने भगवान से जुड़ाव है, वहां समझ बुद्धि काम करेगी। और जिसको कोई परवाह नहीं, अयुक्त व्यक्ति है, बिना जुड़ा हुआ, एक कनेक्टेड व्यक्ति को आप युक्त कहेंगे। और जो युक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है खुद से, मूल से, धर्म से, भगवान से, वो अयुक्त व्यक्ति कहते हैं, उसमें भावना भी नहीं होती। और आगे उन्होंने फिर कहा, न चा भाव यतः शांति, जिसमें भावना नहीं है उसमें शांति भी नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को फिर सुख भी नहीं मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है। दुर्भावना सद्भावना को बारे में आपने जाना है तो इतना और जान लीजिए कि भावनाएं भी हमारा एक टैलेंट होता है। ये हमारी जो भावनाएं, ये एक बहुत बड़ी प्रतिभा है हमारी। इसी को EQ लेवल कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट या कोटिएंट। ये आपके आंतरिक भावनाओं की जो प्रतिभा है, ये आपको बहुत कुछ देती है। ऐसे समझिए, एक तो है IQ लेवल, जिसको आप वो प्रतिभा मानेंगे। कोई इंटेलिजेंट है, उसका जो स्तर है उसे नापा जाता है। IQ लेवल आजकल मापा जाता है कि किसी का 60 है, किसी का 70 है। कोई कितना आगे जा सकता है।
आप सोचिए कि दुनिया का महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उसका आईक्यू लेवल 160 था, सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो आपके आईक्यू लेवल के आधार से आपको बढ़िया आप नंबर लेंगे, सर्टिफिकेट अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट आप हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी आपको। नौकरी तो आपको आपके सर्टिफिकेट से मिली, लेकिन ठहरेगी कब? जब आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, आपको निभाना आता हो, आपके अंदर वफादारी हो, आप चीजों को समझते हो, मिलकर चल सकते हो, जल्दी बहक नहीं सकते हो, जल्दी भड़क नहीं सकते हो, आपको निभाना आता हो, तो आईक्यू लेवल से नौकरी मिलेगी और ईक्यू लेवल से टिकेगी। और अगर आप टैलेंटेड तो बहुत हैं, बहुत लोगों को देखा ना, 10 जगह जाएंगे नौकरी करते करते और आखिर में घर में जाके बैठ जाएंगे डिप्रेशन के शिकार होकर। इसीलिए बड़ा काम हुआ इस पर कि व्यक्ति के अंदर कितनी कितनी तरह की प्रतिभाएं हैं, उन सारी प्रतिभाओं को अलग अलग नाम दिए गए। आध्यात्मिक प्रतिभा, उसके लिए भी नाम दिया गया। संकटों का सामना करने की जो प्रतिभा है, उसको भी नाम दिया गया। तो एक एसक्यू लेवल है, एक एक्यू लेवल है, एक आईक्यू लेवल है, एक ईक्यू लेवल है, एक आरक्यू लेवल है। बहुत तरह के, और इस पर इतना काम हुआ है और अभी भी काम चल रहा है। द इमोशन नाम से लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर गोलमैन, उन्होंने बड़ा काम किया इस पर कि भावनाएं कितना काम करती हैं, कैसी होती हैं, भावनाएं जगाई जाती हैं। ड्रम बीट जैसे होगी, फौज चलने लगेगी तो उससे पहले जो साज बजता है, तुरही बजती है, साज के साथ में मार्च पास्ट किया जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय। आपने देखा होगा ब्याह शादी में जब ढोल बजने शुरू होते हैं, एक व्यक्ति जो केवल मात्र अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, चल नहीं सकता, वो भी वहीं बैठे बैठे हाथ हिला रहा, डांस कर रहा, गर्दन हिला रहा है, जोश आ जाता है अंदर। ये भावनाएं हैं व्यक्ति की। और कभी कभी तो देखने में आया, आजकल तो ये भी तमाशा देखने को मिलता है कि दूल्हे के दोस्त तो नाच ही रहे हैं, दूल्हा भी घोड़ी से नीचे उतर के वो भी डांस करके फिर बैठ गया जाकर ऊपर। मतलब अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा। भावनाएं आपको नचाती हैं, भावनाएं आपको दौड़ाती हैं, भावनाएं बहुत बड़ा काम करती हैं। लेकिन कहते हैं कि बुद्धि भी रहे, भावना भी रहे, और भावनाएं आपको शांति की तरफ लेकर जाएं, और शांति होगी तो फिर आप सुखी भी होंगे। ये बड़ा सुंदर संदेश है उनका। अब थोड़ी सी और बात भी समझ लीजिए। कभी कभी भावनाएं जो हैं वो देखने में लगता है बड़ा भावुक आदमी है, लेकिन ना तो उसमें समझ और ना उसके अंदर दया, क्योंकि स्रोत से नहीं जुड़ा हुआ है। मुझे टॉलस्टॉय की बात याद आती है। रूस का बड़ा महान लेखक हुआ है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी जो उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई, और बाद में उसने एक जगह लिखा अपने संस्मरण में कि ये कहानी मेरी जिंदगी से भी जुड़ी है। और कहानी को सार में बता देता हूं। वो लिखते हैं कि किसी एक गांव में, बड़े से गांव में रहने वाला एक जमींदार, बड़ा प्रभावी, बड़ा धनी, बड़ी सारी जमीन उसके पास, और रोब-दाब वाला व्यक्ति है। गुस्सा भी जल्दी करता है, जिद भी बहुत है। तो बेटे की और पिता की दोनों की बनी नहीं कभी, तो बात बात में झगड़ा हो जाए। और एक दिन पिता ने कहा मेरा नाम जरूर डुबाएगा तो।
मैंने अपने कुल खानदान का अब तक नाम बना के रखा, तू जरूर मिटाएगा। तुझे इज्जत करनी नहीं आती, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें कोई काम करना नहीं आता, जो कुछ भी बोल सकता था बोल दिया। इस घर में इतनी सुख सुविधाएं ले रहे हो, किसी गरीब घर में पैदा होते तब तुम्हें पता लगता। अब बोल दिया। अब बच्चे को भी न जाने क्या सूझा, एक पत्र लिख करके निकल गया कि लगता है कि इस घर में मेरी आवश्यकता नहीं है, यहां मुझे रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए मैं जरूर आ जाऊंगा। लिख करके निकल गया। और निकल गया तो उसके बाद बाप बेटे में दोनों में जिद बहुत, खून तो दोनों का एक जैसा ही है। अगर पिता सवा शेर है तो बेटा भी शेर तो जरूर है। वो पहले किलो विलो के हिसाब चलते थे ना। तो चला गया और बरस बीत गए, लौटा नहीं कभी। जगह जगह ढूंढवाया, कई साल बीत गए। और जब बहुत सारे साल बीत गए तो फिर इसको एहसास हुआ, कौन संभालेगा आगे, इतनी बड़ी सब चीजें हैं, जमीनें पड़ी रह जाएंगी, बाग बगीचे खड़े रह जाएंगे, हवेली खड़ी रह जाएगी, घोड़ों की बग्गी है इतनी बड़ी। तो उसने अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि जिंदगी के सांझ होने को आ गई, अब लौटाओ, जिद करने की जरूरत नहीं, आज समझो मुझे तुम्हारी जरूरत है। और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन तुम्हें याद किए बिना हमारे दिन की शुरुआत होती हो, और कोई सांझ ऐसी नहीं कि तुम्हारे लिए उस समय के गुस्से के लिए पछतावा ना होता हो। तो लौटाओ। और कुछ दिनों के बाद एक पत्र मिला कि मैं आ रहा हूं। इन्होंने फिर विज्ञापन दिया कि जिंदगी बीत रही है, बहुत देर मत करना। और उसको फिर चिट्ठी मिली बेटे की तरफ से कि मैं इस तारीख को 4 बजे इस स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। अब गांव से दूर स्टेशन, और ये कहानी जो लिखी गई है ये कोई यूरोप के लिए नहीं लिखी गई, भारत के लिए नहीं लिखी गई है। रूस में इतनी बड़ी ठंड, बर्फ पड़ती है तो 30-35 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाए, उससे भी नीचे तक। तो जब ये लाओ लश्कर के साथ में बच्चे को लेने के लिए पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे हैं, तो उसकी तो गाड़ी बच्चे की 4 बजे आनी थी, 2 बजे ही आ गई थी। इन्होंने जाकर वहां पता किया कि वो गाड़ी आनी थी, बोले वो तो पहले ही आ गई। यात्री बोले सब चले गए हैं। नहीं, हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण यात्री था, ढूंढा गया, बोले यहां तो कोई नहीं है। तो कहने लगे कि फिर कहां गया होगा, आया भी है या नहीं आया। उन्होंने कहा देखिए यहां 1 या 2 गाड़ियां ही आती हैं, और फिर बर्फ होने के कारण यहां मौसम भी बिगड़ता रहता है। तो सामने एक धर्मशाला है और छोटी छोटी दुकानें हैं, इसके सिवा तो यहां कुछ है नहीं, आप इधर उधर देख लीजिए। अब यह आदमी टूट गया है, पता नहीं आया है नहीं आया है, क्या होगा, कहां मिलेगा। उसके साथ जो नौकर वोकर थे उन्होंने कहा कि साहब आप धर्मशाला जो सामने है ना, वहां पहले अपना सामान रखवा लीजिए,
और हो सके तो आप आराम करो, हम बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं, आपका बेटा